आप देख रहे खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडपाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम धामी ने कहा कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जनता काम करने वालों को ही जीत दिलाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक तौर पर कई जनसभाएं की थी। सीएम ने दिल्ली में लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की थी। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम धामी ने बयान दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। दिल्ली में लोगों ने वहां काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एकतरफा जीत होगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। इसी के तहत बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कराने की कवायद तेज कर दी है। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से कामकाज संभाला है, तब से उनके विकास कार्यों को देखकर लोग बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरा देश भाजपा में हो रहा है, क्योंकि 2014 में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कामकाज संभाला है, तब से लगातार लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। उसके पीछे कारण है कि जितनी भी योजनाएं पूरे देश के अंदर बनी है, वो सारी योजनाएं अंत्योदय जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, जिनको वास्तव में योजनाओं की जरूरत है, आवश्यकताएं हैं, उनके लिए योजनाएं बनी है। देखिए, पहले 2023 है और एक चुनाव पूर्ण होने के बाद हम नगर निगम नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना परचम लहरा है। तो नगर क्षेत्र के लोग आकर ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र के अनेकों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। इसी प्रकार हर नगर निगम में भी कार्यक्रम होंगे। अभी 178 कांग्रेस के नेताओं के आवेदन हमारे पास है और हमने एक कमेटी बनाई हुई है सदस्यता दिलाने की। उस कमेटी उनको विचार कर रही है। बहुत जल्दी हर नगर निगम में इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लोग आपको सूचना देंगे और आपको जानकारी में आते रहेंगे। 400-500 कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता हमारे जो कांग्रेस में जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हो रहा है, देश की एकता और अखंडता के लिए वो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिससे देश का नाम आगे रोशन हो रहा है। विश्व स्तर पर भी हमारे देश की छवि प्रधानमंत्री जी की वजह से बहुत अच्छी हुई है। गदरपुर के सेकनिया रोड के व्यापारियों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा का स्वागत किया और महिला आरक्षण बिल पारित होने पर मिठाई बांटी। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड सदन में पास किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है और साथ ही महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, जिससे
30% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है और इसलिए आज कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। तो गदरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है। लोगों को मिठाई बांटकर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। तो वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं गदरपुर की, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। महिला आरक्षण बिल पारित होने पर लोगों ने खुशियां मनाई, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर की गई। पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने धर्मांतरण को लेकर एक बहुत सख्त कानून जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और उसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण का विधेयक लाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस प्रदेश के हित में किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सारी मीडिया के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देहरादून में शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों ने आरक्षण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान और प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी के साथ तमाम आंदोलनकारी एक मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महासचिव रामलाल खंडूरी ने बताया कि इस बार हमें पूरी उम्मीद थी कि 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों को मिल जाएगा, लेकिन इस बार भी सरकार ने 10% आरक्षण राज्य आंदोलनकारियों के लिए नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में विधानसभा सत्र भी विधानसभा में आहूत किया गया था। विधानसभा के पटल पर आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण को रखा भी गया था, लेकिन इस बार भी राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के नाम पर सिर्फ लॉलीपॉप थमाने का काम सरकार ने किया है। सिर्फ एक सूत्रीय मांग है, जो 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक जो लटका हुआ था कई सालों से, 2015 में एक्ट पास हुआ था, तो उसकी हमारी बराबर डिमांड थी सरकार से कि इसको राजभवन से या तो साइन कराएं या वापस मंगाएं। तो कई मुख्यमंत्रियों से अधिकारी हमारी वार्ता हुई, लेकिन धामी जी से जब वार्ता हुई तो धामी जी ने इस बार उसको सफलता प्राप्त की कि वो राजभवन से वापस लौटा दिया। तो हमें बड़ी खुशी थी कि धामी जी ने एक प्रयास किया और इस सब लाके इसको तुरंत दोबारा से विधानसभा में लाएं या दोबारा सरकार इसको वापस भेजे, तो राज्यपाल महोदय को उसको साइन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1 से 7 दिसंबर तक जिले में फसल बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान किसानों को फसल बीमा कराने के लिए जागरूक कराया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग की तरफ से प्रचार वाहन के माध्यम से विकास खंडों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो वहीं इस मामले पर मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषकों को फसल बीमा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और अधिक से अधिक कृषकों को योजना से जुड़कर लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना से जुड़कर किसानों को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसमी बारिश आदि कारणों से फसलों की क्षति को होने पर बीमा लाभ मिलेगा। वर्तमान में रबी सीजन के तहत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित कार्यक्रम उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित है। इसके तहत 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो हमारा फसल बीमा पखवाड़ा है, उसके तहत हमारे जनपद में उद्यान विभाग की जो पार्टनर कंपनी है SBI जनरल इंश्योरेंस, वो क्या नाम है, यहाँ पर अपना वैन चला रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश की राजधानी देहरादून में 10 और नई इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस बेड़े में अब कुल 30 बसें हो गई हैं। शहरी विकास मंत्री के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन बसों को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों से जहां
लोगों को सुविधा मिलेगी तो वहीं पर्यावरण प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का भी बैलेंस बनाते हुए काम कर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 27 परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जिसमें से 6 योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। दिल्ली में लोगों ने वहां काम करने वाले और कारनामे करने वाले दो प्रकार के लोगों के बीच चुनाव था। काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और कारनामे दिल्ली में लोग देख रहे हैं। इसलिए एमसीडी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। इसमें हम लोग जो पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बसें हैं, अब आप देखिए न तो ये आवाज कर रही हैं और प्रदूषण की दृष्टि से भी बहुत लाभदायी है। इसका मतलब मान के चलिए कि ये स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट है वो इसमें कहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम पे इससे राजस्व की भी बड़ी बढ़ोतरी होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं कह सकता हूँ स्मार्ट सिटी के जो काम हैं अब आप तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसके लिए अपने जो हमारा नेटवर्क है उसको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद। आज 10 बसें इनॉग्रेट हुई हैं और टोटल 30 बसेस थी हमारी, सारी की सारी आ गई हैं और एन रूट हो गई हैं। और ये जो बसें हैं ये कुछ जीएमएस रोड पे और बाकी जो रूट्स हमारे छूट गए थे उन पे भी चलेंगी और हम यही चाहेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इन बसों को यूज करें और जो सुविधा हमने चालू की है उसको वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रूपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रूपए की सहायता राशि, 51,000 रूपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रूपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अपार, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार
इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 10 इलेक्ट्रिक बसों का विस्तारित मार्ग किया। वहीं आईएसबीटी से मालदेवता और आईएसबीटी से सहसपुर रोड के संचालन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटाघर तक बस में यात्रा भी की। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून में पहले से ही किया जा रहा है। उन्हें सीईओ स्मार्ट सिटी जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इन बसों के आने जाने के समय की जानकारी जनता को रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अब जो 30 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जा रही हैं, इससे देहरादून के विभिन्न यात्रा मार्गों पर जाने के लिए यात्रियों को काफी सुविधा होगी। यात्रियों को आवागमन के लिए सहज और सरल सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। ग्रीन और क्लीन सिटी के लिए भी इन बसों के संचालन से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बस के संचालन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। इन बसों के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा। पौड़ी में ऐतिहासिक बूखाल मेले का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को कई सौगात भी दी। आपको बता दें कि मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य शिविर से लेकर अन्य स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। जहां कालिंका देवी मंदिर में लगने वाले बूखाल मेले में पहले पशु बलि की प्रथा थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद से पशु बलि प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि आयोजित मेले में आसपास के गांव के हजारों लोग पहुंचे। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि जल्द ही क्षेत्र के प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि चोरी बंगला से पिठुन्नी तक पेयजल के बड़े बड़े टैंक बनाए जाएंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो पौड़ी की खबर आपको बताएं, जहां पर बूखाल मेले का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। हर साल हमारा जो बूखाल कालिका का यहाँ पे मेला होता है, बड़े शांति से यहाँ पे होता है और हजारों लोग इसमें यहाँ पे बहुत भंडारा भी चलता है। इस बार प्रीतम भगवान जी भी यहाँ पे आए हैं, जागर सम्राट हमारे और हमारे पूरे इलाके का ये कुल देवी है। जिससे कुल देवी की जो है हर साल हम लोग पूजा भी करते हैं और भव्य यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और रास्ते भी बहुत अच्छे हो गए, यहाँ पे मंदिर भी बहुत अच्छा बन गया है। और जैसे जैसे यहाँ की समिति मुझे कुछ विकास के लिए कहेगी, वैसे वैसे और विकास। पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम हरद्वार जी का, जिनके माध्यम से मुझे बड़े बड़े मंचों में जाने का सौभाग्य मिलता है और फिर से बूखाल की कालिका मां के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। तो मैं बहुत और यहाँ की जनता को देखकर लगता है हृदय से मैं यहाँ की जनता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं। और ऐसा लगता है कि हम प्रोग्राम में नहीं, ऐसा लगता है हम किसी शादी ब्याह में आए। बहुत रोमांटिक लोग हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कथा से ये हमारी जो लोक मान्यता है, देवी भगवती जगदम्बा का ये सिद्धपीठ है और यहाँ पर आने पर बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात ये कि यहाँ पर बलि प्रथा नहीं है, वो और अच्छी बात है। और एक नया सांस्कृतिक स्वरूप इस मेले का देखने के लिए मिलता है, जो हम सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं। टनकपुर के उप जिला चिकित्सालय में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह शिविर लॉयंस क्लब की तरफ से लगाया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में रक्तदान से पहले रक्तदाताओं का मेडिकल चेकअप के साथ वजन तोला गया, जिसके बाद सक्षम रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं क्लब के पदाधिकारियों और मेंबरों ने रक्तदाताओं को फल वितरित कर प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में लॉयंस क्लब अध्यक्ष अंकित अग्रवाल,
रचित सेक्रेटरी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। टनकपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो लॉयंस क्लब की तरफ से शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टनकपुर की, जहां पर लॉयंस क्लब की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर में महिला और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अपने सर्वप्रथम तो मैं अपने जितने भी डोनर हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रक्तदान एक नेक काम है, मैं उन सभी डोनरों को प्रणाम करता हूँ। और ये हमारा रक्तदान जो शिविर है साल में एक दफा लगाया जाता है क्लब द्वारा। हमारा आगामी प्रोग्राम आई केरला में भी पॉसिबल 11 और 12 फरवरी 2023 को होने जा रहा है। हमारे क्लब के सारे मेंबर्स, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।